विवरणम्। प्रियदर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति महान् भाषाविद् प्रोफेसर् रणजीत् कुमार् मिश्रवर्यः। महोदय, वार्तावलीपक्षतः अहं भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सर्वप्रथमम् अहं धन्यवादं व्याहरामि यत् मां साक्षात्कारार्थम् अत्र आहूतवन्तः। महोदय, सद्य एव भारतीयसंविधानदिवसः आचरितं गतः। तदनु भारतीयसंविधानस्य संस्कृतसंस्करणं तृतीयं संस्कृतसंस्करणमपि संसदि लोकार्पितं जातं। तत्र भवान् अनुवादसमीक्षाविशेषज्ञरूपेण स्वीयं योगदानं दत्तवान्। किमस्ति अस्य संस्करणस्य वैशिष्ट्यं, किं च आसीत् अस्य अनुवादकार्यस्य प्रारम्भिककार्यं? वयं सर्वे जानीमः एव संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इति कथ्यते एवञ्च संविधानस्य 75 वर्षाणि जातानि इति। अस्मिन् अवसरे संस्कृते संविधानस्य लोकार्पणं महत्त्वपूर्णम् उपलब्धिः अस्ति। यतो हि अयं विषयः महत्त्वपूर्णं व्यापकं च अस्ति, अतः एव भवतः दर्शकानां सुविधार्थम् इदानीम् अहं राष्ट्रभाषायां स्वविचारान् व्यक्त कर्तुम् इच्छामि। देखिए, इस अनुवाद के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, मैसूर और भारतीय भाषा संस्थान दोनों ने संयुक्त रूप से इसमें काम किया और लगभग 1 वर्ष के परिश्रम के बाद यह अनुवाद कार्य अब आपके सामने है। इसमें 2 समितियां बनाई गई थी। एक तो भाषांतर करने के लिए समिति बनी और दूसरा इसके परिशीलन के लिए, फाइनल रिव्यू के लिए कमेटी बनी। और मुझे इसके परिशीलन के लिए फाइनल रिव्यू कमेटी में काम करने का अवसर मिला और मुझे लगता है ये बहुत संतोषदायक था कि आप इतने महनीय कार्य में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देश भर के कई विद्वानों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ और मैसूर में इस तरह का बड़ा अच्छा एक वातावरण बना जिसमें लोगों को यह लग रहा था कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक जो राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा थी, उसने सबको लगातार प्रेरित किया और मुझे लगता है यही कारण है कि एक बड़ा ही व्यवस्थित काम सामने आया है। यद्यपि यह तृतीय संस्करण है, प्रथम संस्करण 1950 में आया था और बड़े बड़े विद्वान उसमें शामिल थे। पीवी काणे महोदय उसमें थे, उसमें सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वान थे, उसमें राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान थे और उस परंपरा में काम करने का अवसर निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्यदायक रहा। महोदय, अस्य भारतीय संविधानस्य संस्कृत संस्करणस्य अनुवादकार्ये कानि संभावनानि समक्षम् आयातानि? देखिए, इसमें ये संविधान का जो अनुवाद था यह केवल अनुवाद मात्र नहीं था। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दर्शन भी शामिल था। तो बहुत सारे ऐसे शब्दावली थे जिनका आप सीधे अनुवाद नहीं कर सकते और बहुत सारे ऐसे पद थे जिनका अनुवाद हुआ भी नहीं था। जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि जैसे वर्सेस शब्द अंग्रेजी का आता है तो उसमें प्रायः विरुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया हिंदी अनुवादों में, जबकि इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया और लगा कि इसमें परम शब्द अधिक उपयुक्त है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिसमें आप शाब्दिक अनुवाद नहीं कर सकते, उसमें आपको उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके पीछे क्या सामाजिक दर्शन है, आर्थिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका अनुवाद किया गया। और इसीलिए इसमें केवल भाषाविद की ज़रूरत नहीं थी, इसमें विधिवेत्ता की भी ज़रूरत थी, जिनको कानून की भी समझ हो, जिनको राजनीति शास्त्र की भी समझ हो, अर्थशास्त्र की भी समझ हो और जो प्रशासनिक शब्दावलियों को सरल भाषा में लोगों के सामने रख सकें। तो इसलिए ये अनुवाद थोड़ा हटकर था। तो सबने अपने भाषा के समझ के साथ साथ जो राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक शब्दावलियों की समझ थी उसका भी काफ़ी इसमें प्रयोग करना पड़ा। तो बड़ा एक तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य भी था, लेकिन एक आनंद देने वाला कार्य भी था कि आप राष्ट्र के लिए कुछ करने जा रहे हैं और संस्कृत भाषा में, सरल भाषा में लोगों के सामने भारत का संविधान प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् कथमिदम् अनुवादकार्यं सामान्यानुवादेन भिन्नम् अस्ति? देखिए, अनुवादकों की एक सीमा होती है और कभी भी किसी भी ग्रंथ का अनुवाद हो तो उसमें अनुवादक बहुत अधिक अपने तरफ से चीज़ों को नहीं डाल सकता। तो ये तो एक सीमा इसमें ज़रूर थी, लेकिन ये अन्य अनुवादों से भिन्न इस अर्थ में भी रहा
कि इसमें हर पंक्ति में कहीं न कहीं आपको राजनीतिक शब्दावली मिलती, कहीं पर तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली मिलती, और उस तरह के शब्दावलियों में आप सीधे अनुवाद करके काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत सारे शब्द ऐसे भी थे जिनका संस्कृत निर्माण भी नहीं हुआ। तो एक तरह से समझिए कि नए नए शब्दों का निर्माण भी वहाँ हुआ कि इसके लिए और क्या बेहतर शब्द हो सकता है, और उस तरह से शब्दों का निर्माण करके फिर उसका अनुवाद करना, तो ये एक बड़ा ही दिव्य कार्य था। परं संस्कृतभाषायां तथा सामर्थ्यमस्ति कि नूतनशब्दानां वयं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें तो भारतीय संविधान भी कहता है कि अगर आप किसी भाषा में काम करें तो संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर काम करें। और ये आप देखेंगे कि जहां आप संस्कृत में ही अनुवाद कर रहे हैं, वहां तो कई नवीन शब्दावली का निर्माण हो रहा था। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में अभी अलग अलग विषयों के संस्कृत, मैथिली जैसी भाषाओं में उसके अनुवाद हो रहे हैं, उसके शब्दकोश तैयार हो रहे हैं। तो वहाँ भी हमने ये देखा कि ये केवल अनुवाद नहीं है, वहाँ भी नए नए शब्द निर्माण हो रहे हैं, और इसमें बड़ा इसीलिए अच्छा वातावरण रहा कि नए नए शब्द निर्माण भी हो रहे थे और उसके हिसाब से अनुवाद हो रहा था। तो जब नया शब्द बनता था तो विद्वानों के चेहरे पे खुशी आपको दिखती कि एक नया शब्द बना और एक बेहतरीन अनुवाद करने का प्रयास किया गया। महोदय, संस्कृतभाषायाम् अनुदिते एतस्मिन् संस्करणे कीदृशी शब्दावली प्रयुक्ता? देखिए, शब्दावली में इसमें बहुत सारे तकनीकी शब्द थे, बहुत सारे पारिभाषिक शब्द थे, और जो राजनीति विज्ञान से संबंधित थे, समाजशास्त्र से संबंधित थे, अर्थव्यवस्था से संबंधित थे, वैसे शब्दों का भी संस्कृत रूपांतरण किया गया। और बहुत सारे ऐसे शब्द भी थे जो पहले से बने हुए नहीं थे, उन शब्दों को भी लेकर इसमें उसको समाहित किया गया, और बहुत सारे नए शब्द का निर्माण हुआ। और अच्छी बात ये थी कि जिससे पूरी संवैधानिक भाषा का लोगों को पता चले, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे क्लॉज में ये है कि कहीं कॉमा, पूर्ण विराम, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है संविधान के अनुवाद में, क्योंकि ये बहुत ही तकनीकी प्रकार का काम था। तो उसमें लोगों ने बहुत सावधानी रखी, और इसीलिए कई कई बार हमें उनको देखना पड़ा, पढ़ना पड़ा, आपस में विचार विमर्श करना पड़ा। और ये बड़ा अच्छा संयोग था कि देश के अलग अलग क्षेत्र से विद्वान वहाँ एकत्रित थे, और सब ने मिलकर एक सामूहिक प्रयत्न के द्वारा कई जगह उस तरह की दुविधाओं का भी निराकरण किया जिसमें लग रहा था कि वास्तविक बातें निकल कर नहीं आ पा रही हैं, तो उनको भी रखा गया। लेकिन मूल रूप से उद्देश्य ये था कि भारत के संविधान की समझ लोगों को हो, तो इसीलिए उसमें कहीं भी परिवर्तन न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि ये सामान्य अनुवाद से काफ़ी भिन्न अनुवाद था, और इसमें मूल ध्यान ये रखना था कि संविधान की भावना कहीं से भी प्रभावित न हो, अर्थात जो संविधान में कहा गया बिल्कुल शब्दशः वही लोगों के पास जाए। महोदय, अनुवादमेतत् अन्य भारतीय भाषाणां कथं सहयोगं करोति? देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 351 है वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि किसी भी भारतीय भाषा में आप अनुवाद करें, किसी भी भारतीय भाषा का विकास का काम करें, तो आधार आपको संस्कृत लेना चाहिए। और यह तो चूंकि संस्कृत भाषा में ही रूपांतरण था, संस्कृत भाषा में ही अनुवाद था, तो इसलिए संस्कृत का आश्रय लेकर इसका अनुवाद करना बड़ा आनंददायक रहा। और आप देखेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे शब्द थे जिसके लिए ऐसा लगता था कि उसको संस्कृत में कैसे कहा जाए, ये एक चुनौती थी। और उसमें कई हमारे मित्रों ने, कई हमारे विद्वान मित्रों ने सहयोग भी किया कि उन्होंने बताया कि भाई इसको इस तरह से यदि कहा जाए तो ये बेहतर भावना को व्यक्त करने वाला होगा। देखिए, ये आज़ादी के 75 वर्ष के बाद अगर इस तरह का सरकार का प्रयास हुआ है कि भारतीय संविधान का संस्कृत, मैथिली या अन्य भारतीय भाषाओं में पूर्ण अनुवाद हो, तो ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। यद्यपि ये तृतीय संस्करण है, 1950 में प्रथम संस्करण आया, 1985 में द्वितीय संस्करण आया, लेकिन 42वें संशोधन के बाद जो संविधान संशोधन किए गए थे उसको अभी तक शामिल नहीं किया जा सका था। तो अब आप देखेंगे कि 106 संविधान संशोधन तक इसमें शामिल किया गया है जो नारी वंदन से संबंधित था। और मुझे लगता है कि ये बड़ा सराहनीय प्रयास हुआ है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का, भारतीय भाषा संस्थान का और भारत सरकार का,
कि इतना समग्र काम लोगों के सामने आया। महोदय, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं दूरदर्शन परिवारपक्षतः वार्तावलीदलपक्षतः अहं धन्यवचांसि वितनोमि। अहम अनुगृहीतोऽस्मि। धन्यवादः।